हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी तक देखा था बीएसए का इंट्रोडक्शन बीएसए का हिस्ट्री हमने देख लिया था। नॉर्मली इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे ओवरव्यू। हमें इसे देखना है, जैसे कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शन हैं और कितने चैप्टर्स हैं या चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने आप लोग को बता दिया था पार्ट 1 में क्या क्या है, पार्ट 2 में क्या क्या है और पार्ट 3 पार्ट 4 में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, मेन चीज़ हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे टोटल सेक्शन, इसके जो चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर्स। अब जब हम टोटल चैप्टर्स देखते हैं, टोटल चैप्टर इसमें टोटल जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट पार्ट वन जो है उसमें चैप्टर फर्स्ट ही दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, जो हमारा क्या है, प्रीलिमिनरी। चैप्टर 2 जो है वो क्या है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। चैप्टर थर्ड में बताता है फैक्ट, चैप्टर थर्ड में बताता है ऑन ये, हाँ चैप्टर, ये हमारा पार्ट 2 में आ जाएगा, ये पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 जो हमारा स्टार्ट होता है, चैप्टर 3 वो हमें बताता है, चैप्टर फर्स्ट हमारा प्रीलिमिनरी हो गया, चैप्टर 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया, चैप्टर थर्ड जो है वो है फैक्ट्स which need not be proved। ठीक है, चैप्टर 4 हमें यह बताता है ओ ऑफ ऑरल एविडेंस। चैप्टर 5 ये बताता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर 6 जो है हमारा ये है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री है, हाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चैप्टर, हाँ चैप्टर 7। अब ये हमारा पार्ट 4 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 7 से, जो कि हमें ये बताता है, फर्स्ट चैप्टर 7 में दिया हुआ है और ये बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। चैप्टर 8 एस्टोपल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। चैप्टर 9 हमें बताता है ऑफ विटनेसेस, साक्षियों के बारे में। चैप्टर 10 जो है हमारा वो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बताता है चैप्टर 10। ठीक है, ये चैप्टर 10 हो गया। अब हम देखते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो है हमारा, चैप्टर 11 यहाँ लिखती हूँ मैं, चैप्टर 11 बताता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। एंड द लास्ट वन दैट इज चैप्टर 12, ये बताता है हमें रिपील एंड सेविंग्स। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट जो है हमारा चैप्टर प्रीलिमिनरी, ये आ जाता है हमारा सेक्शन 1 और 2। रेलिवेंसी में आ जाता है आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 2, जो कि हमारा दिया है 3 से लेकर ये 50 तक आ जाता है। फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूफ, चैप्टर थर्ड, हाँ ठीक, चैप्टर थर्ड ये आ जाएगा आपका 51 से 53। ओरल एविडेंस आ जाता है आपका 54 और 55। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएंगे 56 से 93 है, 93। देन 94 से 103 चैप्टर 6। आपका बर्डन ऑफ प्रूफ 104 से 120, एस्टोपल 121 से 123, ऑफ विटनेसेस 124 से 139 है, 139। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 140 से 168। ठीक
ठीक है, 168 हो जाएगा ये आपका। और इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन 169, ये एक सेक्शन है ना, 170, ठीक है। ये हमारा हो गया टोटल सेक्शंस जो हमें बीएसए में पढ़ना है, ठीक है। ये सॉरी ये हम हो गया हमारा टोटल चैप्टर्स, नॉट सेक्शन, चैप्टर एंड सेक्शन जो हमें बीएसए में पढ़ना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको आप क्या है चैप्टर वाइज लर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। चैप्टर वाइज करने में क्या होता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 जिसमें क्या है, 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमें ये बताता है शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 1 हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, हाँ शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ये कौन बताता है, सेक्शन 1। अब इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एप्लीकेबल क्या है, एप्लीकेबिलिटी में देखेंगे इसका, ये एप्लीकेबल है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, दैट इसमें आ जाएगा आपका एनी कोर्ट, कोर्ट मार्शल जिसे सेना न्यायालय भी कहते हैं, उसके बाद आपका ये एक्सिक्यूशन का है प्रोसीडिंग, एक्सिक्यूशन का प्रोसीडिंग है निष्पादन वाला, उसमें भी ये सब पे क्या होगा, ये लागू होगा, ठीक है। इन सब पर एप्लीकेबल होगा। नॉट एप्लीकेबल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका एफिडेविट हो गया आर्बिट्रेशनल, हाँ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो गया, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल अगर है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है, उस पर भी हमारा जो बीएसए है वो लागू नहीं होता है, ठीक। अब इसका कमेंसमेंट जो है, कमेंसमेंट जैसा कि हम इसके पहले मैंने बताया था 1 जुलाई 2024 को ये क्या होगा, आपका कमेंस हो जाएगा, मतलब कि ऑल ओवर एरिया पर लागू हो जाएगा। लेकिन इसका एप्लीकेशन में आपको याद रखना पड़ेगा एप्लीकेबिलिटी, मतलब जो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ नॉट एप्लीकेबल है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो एप्लीकेबल है ओनली आपका एनी कोर्ट, कोई भी अगर कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट मार्शल है, एक्सिक्यूशन से रिलेटेड अगर कोई प्रोसीडिंग हो रहा है तो उन सब पर बीएसए एप्लीकेबल है। लेकिन आपको याद रखना है एफिडेविट जो होता है शपथ पत्र, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको शपथ पत्र को प्रूफ करना है तो उसके लिए आप बीएसए को लागू नहीं कर सकते ना उस पर। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड अगर प्रोसीडिंग है, अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, मध्यस्थता। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें एक ऐसा जनरल क्लॉज डाल दिया जाता है कि हमारे बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है, दो पार्टियों के बीच अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाकर किसी मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे और वो क्या करेगा, ओवरऑल उनको उनका जो प्रोसीडिंग है उसको देखेगा और हमारे बीच फैसला करेगा, तो वो आर्बिट्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन में हमारा जो है बीएसए लागू नहीं होता। आर्बिट्रेशन की जो अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें बीएसए के थ्रू कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल विभागीय कार्रवाई अगर वो कोई होती है तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि नॉर्मली जनरली आप देखेंगे कि बीएसए उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। और शपथ पत्र वाले मैटर में क्या है कि शपथ पत्र के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाता है, लेकिन शपथ पत्र जो है वो एक साक्ष्य है। शपथ पत्र को एज ए साक्ष्य अब अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन शपथ पत्र को प्रूफ करने के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि हमें एविडेंस दे तो वो पॉसिबल नहीं है, आप उसके लिए एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। अब हमारा आता है चैप्टर 2। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन की बात करता है, ठीक है। डेफिनेशन में सिर्फ हमको डेफिनेशंस की
अंदर की चीज़ों को बस समझ के रखना है, लेकिन याद क्या करना है किस पोर्शन में क्या डेफिनेशन दिया है। जैसे 1 के ए में आपका दिया है कोट, बी में दिया है कंक्लूसिव प्रूफ, सी में दिया है डिसप्रूफ, डी में दिया है डॉक्यूमेंट, ई में हमारा है एविडेंस, एफ में हाँ फैक्ट, जी में है फैक्ट इन इशू, एच में हाँ है हमारा मे प्रिज्यूम, आई जी नॉट प्रूफ्ड, उसके बाद है प्रूफ्ड, के में है रेलिवेंट, और एल लास्ट में है सेल प्रिज्यूम, एल में है हमारा सेल प्रिज्यूम। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, अब ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, हमें एज इट इज़ ऐसे ही इसको लर्न कर लेना है और कुछ भी नहीं। ए में क्या है कोट, बी में क्या है कंक्लूसिव प्रूफ, सी में क्या है डिसप्रूफ, डी में क्या है डॉक्यूमेंट, ई में क्या है एविडेंस, एफ में क्या है फैक्ट, जी में क्या है फैक्ट इन इशू, एच में क्या है मे प्रिज्यूम, आई में नॉट प्रूफ्ड, जे में प्रूफ्ड, के में है रेलिवेंट, एल में है सेल्फ प्रिज्यूम। अब हम देखते हैं इसके अंदर की चीज़ों को थोड़ा और देख लेते हैं जिससे मेरे डेफिनेशन समझ में आ जाए। सबसे पहले कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में आपका आ जाएगा ऑल जजेस। कोर्ट मीन्स क्या होता है कि जितने भी जो जज हैं, ठीक है, कोर्ट में आपके आ जाएंगे ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स who have authorized to take evidence। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है, और कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं आता, इसमें कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं आता और आर्बिट्रेटर्स भी नहीं आएंगे। इसमें जो जजेस आते हैं, जज मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, एविडेंस लेने वाले जितने भी जो मतलब कोई भी जो व्यक्ति हो जो कि ऑथोराइज है, अथॉरिटी उससे दी गई है एविडेंस लेने की, वो आ जाएगा हमारा जजेस में आ जाएगा, ठीक है, वो हमारे जजेस में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि क्या है आर्बिट्रेटर, जैसा कि हम जानते हैं हमारा सेक्शन फर्स्ट में ही बता दिया गया था कि आर्बिट्रेशन नहीं आता है इसमें, दैट्स वाई द रीजन आर्बिट्रेटर इसमें नहीं आएगा और कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं आता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। सेकंड हमारा है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स होता है कि ऐसी चीजें, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे फैक्ट या ऐसा एविडेंस, ऐसे फैक्ट जिसके बारे में क्या होता है कोर्ट ये मान कर चलती है कि ये क्या है प्रूफ हो चुका है, प्रूफ्ड है, और कोर्ट उसके लिए बाउंड होती है, वो कंक्लूसिवली क्या है प्रूफ्ड है, उसके लिए कोर्ट आपको ये नहीं कर सकती है कि आप उस ये नहीं बोल सकती कि आप उसका कोई भी मतलब उसके लिए एविडेंस दीजिए, कोर्ट बाउंड होती है मानने के लिए, और पार्टी को अलाउ भी नहीं करेगी ना, वो पार्टी को अलाउ भी नहीं करेगी कि आप अदर एविडेंस उसमें दीजिए, उसको प्रूफ कीजिए, तो वो क्या होगा निश्चायक सबूत होगा, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा जैसे आईपीसी का 82 है, आईपीसी में हमारा 82 था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा वो था जनरल एक्सेप्शंस वाला चैप्टर था मेरे ख्याल से, तो उसमें 7 साल वो जो था डॉली कैप्स या डॉली कैप्स, उसमें क्या होता है 7 वर्ष से कम का जो बच्चा है उसको मान के चला जाता है कि उसके द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो वो क्या होगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये क्या है, ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ है। इसके लिए जो कोर्ट है वो ये नहीं बोल सकती कि आप इसके उसको प्रूफ कीजिए। हाँ, इसमें आप 7 साल से कम का है वो तो प्रूफ होगा ही ना, बच्चा उसको तो प्रूफ करेंगे, लेकिन बच्चे 7 साल का कम है और वो अपराध किया है तो वो अपराध अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी, तो क्या हो जाता है कंक्लूसिव प्रूफ वो हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम देख के चलेंगे। कंक्लूसिव प्रूफ में क्या होता है कि कोर्ट जो है वो बाउंड होती है मानने के लिए
और सेकंड क्या होता है कि इसमें पार्टी को अलाउ भी नहीं करती ना वो, ना ही कोई प्रूफ मांगती है। सेकंड हमारा थर्ड क्या था, डिसप्रूफ। डिसप्रूफ मीन्स होता है ऐसी चीज़ें ना साबित। ना साबित मतलब डिसप्रूफ जो हो जाता है वो होता है कि मतलब कोई भी चीज़ को जो है वो साबित नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है, साबित नहीं किया गया है, वो क्या कहलाएगा, डिसप्रूफ। उसको आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपके आ जाएंगे कुछ कुछ चीज़ें आती हैं डॉक्यूमेंट में जो हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स वगैरह में, जैसे कि राइटिंग डॉक्यूमेंट हो गया आपका, लेटर हो गया, मार्क हो गया, वर्ड हो गया, प्रिंटेड, मैप हो गया, प्लान हो गया, इंस्क्रिप्शन, यस हाँ, इंस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद एक और आता है कैरिकेचर, व्यंग चित्र जिसे हम बोलते हैं वो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे इसमें, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपका डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। जब हम डॉक्यूमेंट दस्तावेज के बारे में पढ़ेंगे तो दस्तावेज में ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करके मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का डी ऑफ BSA, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फैक्ट, ठीक है। फैक्ट में क्या आ जाता है ऐसी चीज़ें, ये क्या है 2 पार्ट्स में आपको दिखने को मिलेंगे, मटेरियल एंड मेंटल, ठीक है। मटेरियल फैक्ट एंड मेंटल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट में वो ऐसी चीज़ें आती हैं जो फिजिकल फैक्ट होती है, जिसको हम अपने सेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन के थ्रू से हम फील कर सकते हैं। लेकिन मेंटल फैक्ट जो होता है वो इंटरनल फैक्ट होता है, इसे हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू फील नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फैक्ट इन इशू। एंड एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, मटेरियल फैक्ट सेंस ऑर्गन से फील किया जाता है, डायरेक्ट एविडेंस से प्रूफ किया जाता है। लेकिन मेंटल फैक्ट जो होता है वो इंटरनल फैक्ट होता है, इसे सर्कमस्टेंशनल एविडेंस जो होते हैं उसके थ्रू फील किया मतलब प्रूफ किया जाता है। जैसे आपका मेंटल फैक्ट में ये हो जाएगा, आपका मेंटल फैक्ट में आ जाएगा इंटेंशन, मोटिव, गुडविल, नॉलेज, बोनाफाइड। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपका इंटरनल फैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू मीन्स होता है कोई भी ऐसा फैक्ट जिसे क्या होता है एक पार्टी क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, लेकिन दूसरा पार्टी जो है उस फैक्ट को डिनाई करता है, तो वो फैक्ट इन इशू होगा। क्रिमिनल केस में क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में फैक्ट इन इशू लिखे जाते हैं, और सिविल केसेस में क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ इशू के समय फैक्ट इन इशू को फ्रेम किया जाता है, फ्रेम होता है। प्लेंट में अगर कोई वस्तु लिखी गई है, और रिटर्न स्टेटमेंट में इन सिविल केसेस ना, अगर आपने प्लेंट दायर किया, प्लेंट आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं और प्लेंट में कोई मैटर आपने लिख दिया है कि ये चीज़ें हैं, और रिटन स्टेटमेंट जब एक्यूज्ड की तरफ से, या फिर बोल सकते हैं डिफेंडेड, सॉरी सिविल केसेस में डिफेंडेड होता है, तो डिफेंडेड की तरफ से अगर उसे डिनाई किया जा रहा है उसके रिटन स्टेटमेंट में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्रिएट होता है, फैक्ट इन इशू वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और पूरा जो केस होता है वो फैक्ट इन इशू पर ही चलता है, इसी पर जजमेंट भी दिया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें और क्या है, मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट जो है वो उपधारणा करके चलेगी, ठीक है। मे प्रिज्यूम मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कोर्ट क्या है, कोर्ट बाउंड नहीं है, और ना ही वो क्या कर सकती है, कोर्ट उसको प्रूफ करने के लिए भी बोल सकती है, और कोर्ट बाउंड भी नहीं है, उपधारणा कर सकेगा। मे प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट पहले चीज़ बाउंड नहीं होती है उन चीज़ों को कंक्लूसिव मानने के लिए कि कंक्लूसिव है या फिर वो जेन्युइन है, उसको मानने के लिए वो बाउंड नहीं रहती है, और क्या करती है वो उसको प्रूफ करने के लिए बोल सकती है। लेकिन इसके अपोजिट हमारा जो है सेल्फ प्रिज्यूम, जो कि 1L में दिया है। सेल्फ प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट बाउंड होती है, इसमें क्या है, कोर्ट बाउंड नहीं है और प्रूफ करने के लिए भी बोल सकती है। लेकिन सेल्फ प्रिज्यूम में क्या आता है, कोर्ट हालांकि बाउंड है मानने के लिए कि सही है, लेकिन अगर कोर्ट ऑन द डिस्कशन ऑफ कोर्ट होता है कि कोर्ट क्या कर सकती है, आपको प्रूफ करने के लिए वहां पर बोल भी सकती है, ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट हमें बचा था, क्या था, एविडेंस हमने नहीं देखा ना, एविडेंस देख लेते हैं, ठीक है, या फिर एविडेंस को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं रेलिवेंट। रेलिवेंट क्या होता है, रेलिवेंट मतलब होता है कोई भी फैक्ट जिसका कनेक्शन किससे होता है, फैक्ट इन इशू से होता है, और सेकंड उसका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से होता है।
ठीक है। इन दोनों से अगर किसी का क्या है, रिलेशन है या कनेक्शन है, तो ऐसे में क्या माना जाएगा, वो रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एविडेंस को हम देख लेते हैं। ठीक है, एविडेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि हमारे बीएसए में दिया है। हालांकि एविडेंस का जो डेफिनेशन दिया है हमारे बीएसए में, उसमें सिर्फ बताया गया है ये क्या होता है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री होता है। ठीक है, ओरल में आ जाएगा आपका जो मौखिक रूप से बोला हुआ जो एविडेंस है, मौखिक रूप से अगर बोला गया है या दिया गया है, वैसे ही एविडेंस क्या आते हैं आपके, ओरल एविडेंस में आता है। अगर कोई जाकर खड़े हो जाता है कोर्ट में विटनेस और अपने मुंह से बोलता है कि मैंने ये चीज़ को देखा था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सारी चीज़ों के बारे में बताता है जो उसने खुद से देखा है, तो वो हमारा ओरल एविडेंस में आ जाएगा। लेकिन रिटन एविडेंस क्या होता है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट डीड होगा, उसका जो डीड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें उसका जो डीड होगा वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है आपके पास, डिजिटल रिकॉर्ड है, वो भी आ जाएगा आपका किस में, ओरल एविडेंस, सॉरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा। चैट है, वॉइस है, मैसेज है, लेटर है, ईमेल है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएगा। आई होप एविडेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कुछ बचा, हाँ, नॉट प्रूव्ड। अगर हम नॉट प्रूव्ड की बात करते हैं तो नॉट प्रूव्ड में क्या आ जाता है हमारा, ऐसे फैक्ट्स जो क्या है ना ही प्रूफ है ना ही डिसप्रूव है, उसको हम क्या मान के चलेंगे, वो नॉट प्रूव्ड है। ठीक है, yes, neither proved and not disproved, that is called not proved. So thank you so much। इसके बाद हम चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, या थोड़ा सा भी अगर आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।